चैप्टर 4 मैं तुम्हें पहचान लूंगी। अपनी काली इनर गारमेंट को एक न्यूड मूर्ति की छाती पर इस तरह टंगी देखकर नैना एकदम ठिठक सी गई, मानो उसको बिजली का तेज झटका सा लगा। वो एकदम ब्लैंक हो गई थी। नैना ने अपना चेहरा ढक लिया। वो कंफर्म हो चुकी थी ये उसकी ही साइज का इनर गारमेंट है, जिसे उसने डिस्काउंट स्टोर से 50 रुपए में खरीदा था। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था कि वो चीज तो एक कमरे में छूटी थी, तो वो इस दरवाजे के बाहर लगी मूर्ति पर कैसे लटक गई थी। अचानक जैसे वो एक सदमे में चली गई और सिहर उठी। उसके खाली दिमाग में जैसे गुस्से का एक गोला बन उठा। वो अपने दांतों को पीसते हुए बोल पड़ी, ये उसी आदमी का काम है। ये काम उस घटिया आदमी के अलावा किसी का नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। उसी इंसान ने पहले मेरे कपड़े उतारे और अब उसी ने इसे मूर्ति को पहना दिया। कितना घटिया इंसान है वो। ये सब जब नैना के दिमाग में चल रहा था, तब सोनू भी उसके साथ वहीं खड़ी थी। उसकी नजर भी उस मूर्ति को पहनाए गए इनर गारमेंट पर पड़ी। सोनू ने भी उस इनर गारमेंट को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि नैना जब ये खरीदने के लिए बाजार गई थी, तब सोनू भी उसके साथ थी। सोनू भी नैना की तरह इसी सोच में थी कि वो घटिया इंसान कौन हो सकता है जिसने ये मूर्ति को पहनाई। क्या उसे ऐसा करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि वो एक छोटी सोच वाला नीच आदमी होगा। नैना ने कम से कम ये तो कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। वो गुस्से से भर उठी और उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में बहुत तेज बांध ली। उसने तय किया कि वो मूर्ति से अपना इनर गारमेंट उतार लाएगी। वो ऐसा करने चल भी पड़ी, लेकिन तभी सोनू ने उसे रोका और उसकी ठुड्डी को अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो। गुस्सा शैतान की तरह होता है। शांत हो जाओ और देखो आसपास कितने लोग हैं, वो क्या सोचेंगे। सोनू के ऐसा बोलने के बाद नैना का ध्यान वहां आसपास खड़े लोगों पर गया, जो उस मूर्ति को पहनाई हुई उस चीज के बारे में ही बात कर रहे थे। अब नैना ने सोचा कि हे भगवान, इतने लोगों के बीच से वो उस मूर्ति से अपना इनर गारमेंट कैसे वापस ले पाएगी। ये सब देखने और समझने के बाद नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां खड़े लोग उस न्यूड मूर्ति पर पहनाई गई चीज की नहीं, बल्कि उसकी बात कर रहे हैं। उस शर्म और गुस्से से एक साथ भर उठी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था मानो उसका दिमाग फट जाएगा। नैना को बेहिसाब गुस्से से भरा देख वहां उसके साथ खड़ी सोनू बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या और कैसे किया जाना चाहिए। फिर कुछ सोचते हुए उसने नैना से धीरे से कहा, इसको भूल जाओ और अपना ध्यान अपने बैग को वापस पाने पर लगाओ। वो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। तुम सही कह रही हो। सोनू की बातों को सुनने के बाद नैना जैसे सोच से बाहर आ गई। उसने कहा, हमारा मेन मोटिव बैग को वापस पाने का है। आओ उस पर ध्यान लगाते हैं। ये बोलते हुए वो उस ओर बढ़ चली जहां बैठकर उसने कल रात शराब पी थी। संयोग से उस टेबल पर कोई नहीं था। इस बात से नैना थोड़ी सहज हुई और अपनी मुट्ठी बांधते हुए खुद को दिलासा दिलाया। टेबल पर जाने के बाद उसने देखा कि उसका बैग वहीं पड़ा था। वो खुशी से झूम उठी। उसने भगवान का शुक्रिया किया और कहा, आप ही मेरे माई बाप हैं प्रभु।
आपने मेरा बैग मुझे वापस दिला दिया, आपका शुक्रिया। इनर गारमेंट को खोने से दुखी नैना के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने जल्दी से अपना बैग चेक किया और आश्चर्य की बात यह थी उसमें सब कुछ ठीक था, कुछ भी गायब नहीं हुआ था। नैना के साथ सोनू ने भी बैग मिलने पर खुशी जाहिर की। खुशी हो भी क्यों ना, उन्होंने भी कहां सोचा था कि इतनी जल्दी उन्हें बैग सही सलामत वापस मिल जाएगा। बैग मिलने के बाद सब कुछ जांच परख कर अब वो सुरक्षित वापस जाने की तैयारी में थे। हालांकि वो इतने खुश थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये भीड़ के बीच किसी और के बिना एकमात्र खाली टेबल थी। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो कि आनंद ही था, बार की दूसरी मंजिल के एक अंधेरे कमरे में अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर को रखकर तसल्ली से बैठा सिगरेट पी रहा था। कमरे में घना अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच बस उसका चेहरा और उसकी हल्की हंसी दिख रही थी। चेहरा दिखने और उस मुस्कुराहट की वजह से मॉनिटर की वो लाइट और उस मॉनिटर पर चल रही कैमरे की फुटेज थी जिसमें नैना की बैग मिलने के बाद की खुशी को वो देख रहा था। ये सब देखते हुए उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं बाहर छोड़ते हुए मानो उसने एक छल्ला बना दिया। इसके बाद उसने जलती हुई सिगरेट को ऐश ट्रे में डाला और जोर से दबा दिया। कुछ सेकंड में ही जलती सिगरेट की सारी चिंगारियां बुझ गईं। मॉनिटर की रोशनी अब भी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो अचानक काफी जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में इतना तेज था जैसे अंधेरी रात में उजाला हुआ है, ठीक ऐसा ही जैसे चंद्रमा के आसमान में निकल आने के बाद होता है। कुछ ही पलों के अंदर नैना और सोनू एक कमरे के सोफे पर बैठे हुए थे। वो अपने चारों ओर शक भरी निगाह से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दरवाजे और खिड़कियों के पास काले सूट और चश्मे में खड़े लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। उन सब के चेहरे एक जैसे लग रहे थे। वो शरीर से भी काफी मजबूत थे। इस तरह के लोगों से घिरा देख नैना और सोनू समझ गए कि यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वो किसी गैंग से थे? क्या मैंने ऐसे किसी गिरोह से कभी दुश्मनी मोल ले ली थी? नैना के दिमाग में ये सवाल चल रहे थे। वो डर गई थी ये देखकर कि उन्हें बार में से भीड़ के बीच से उठाकर ये लोग ऊपर ले आए, लेकिन किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। नैना मन ही मन सोच रही थी कि इन मजबूत शरीर वाले लंबे चौड़े लोगों से हम लड़ भी नहीं सकते हैं। वो हमारे हाथ पैर माचिस की तीलियों की तरह तोड़ देंगे। नैना के मन में डर की वजह से ना जाने क्या क्या और कैसे कैसे सवाल आने लगे थे। ये सब उसके दिमाग में ऐसा बैठा कि वो सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा? क्या ये लोग मुझे मार देंगे? क्या ये मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे? और न जाने कितने ही सवाल उसके मन में आ रहे थे। अरे नहीं, अभी तो मुझे मेरी बीमार माँ की देखभाल भी करनी है और पिता का लिया कर्ज भी चुकाना है। अगर इन्होंने मुझे कुछ कर दिया तो ये सब कौन करेगा? इन बातों के बाद नैना के दिमाग में फिल्मों में दिखाया जाने वाला ऐसे ही गैंग का सीन घूमने लगा। वो खुद से ही मन बातें करते हुए कहने लगी, मैंने फिल्मों में देखा है कि अगर ऐसे गैंग के लोगों की बात ना मानो तो वो हाथ पैर काट देते हैं, वो शरीर के अंग भी निकाल कर बेच देते हैं। और महिला के अपहरण के बाद तो ये कई बार उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और उसे वैश्या तक बनने पर मजबूर कर देते हैं। ये सब बातें सोचकर नैना और ज्यादा डर गई। उसने सोनू का हाथ कसकर अपने हाथ से पकड़ लिया
और अपने आसपास खड़े दैत्य जैसे बड़े शरीर वाले गुंडों को घूर कर देखा। उसका शरीर डर से थरथरा रहा था। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी और अब उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भी पल खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सोनू के मन में भी एक अजीब सा भय तो था, लेकिन उसने कम से कम नैना की तरह ऐसी खौफनाक कल्पनाएं नहीं की थीं, इसलिए उसका डर नैना से कम था। ये सब देखने के बाद नैना और सोनू को तस्वीर साफ नजर आने लगी थी कि आखिर वो इनर गारमेंट उस मूर्ति पर कैसे पहुंची। क्यों उस भीड़ भरे बार में उस टेबल पर एक भी इंसान नहीं था? कैसे उन्हें बहुत ही आसानी से बैग मिल गया? वो समझ चुके थे कि जिसे वो आसान मान रहे थे, जिसे वो एक संयोग समझ रहे थे, दरअसल वो उनके लिए बुना गया एक जाल है। सोनू और नैना इन्हीं सोच में डूबे हुए थे। तभी बाहर से किसी ने दरवाजे पर जोर का धक्का दिया। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और इस आवाज से वो दोनों कांप उठी। दरवाजे से अब एक लंबा हष्ट पुष्ट आदमी अंदर आता दिखा, जिसके चेहरे पर एक रौब था, जिसकी आंखों में एक कोमलता थी और भूरे रंग के ओवरकोट में वो किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। उस आदमी की शख्सियत को देखकर सोनू हैरान रह गई। वो उसे घूरे जा रही थी। नैना ने सोनू को जब ऐसा करते देखा तो उसने उसका हाथ जोर से दबा दिया ताकि उसका ध्यान उस आदमी से हटाया जा सके। इसके बाद लगभग अपनी जान की भीख मांगते हुए नैना ने उस आदमी से कहा, देखो, मुझे विकलांग नहीं बनना, मेरे हाथ पैर मत तोड़ना, मैं नहीं चाहती कि मुझे तुम वैश्या के रूप में बेच दो। और वो अपनी कोरी कल्पना में सोची गई बातों को एक एक कर बोलने में लगी रही। आनंद, वो दोबारा बोल पड़ी कि स्थिति कैसी भी हो, एक नीच इंसान हमेशा नीच ही रहेगा। आनंद ने काले सूट और चश्मे में खड़े एक व्यक्ति को इशारा किया। सोनू को कमरे से बाहर ले जाओ। सोनू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे जबरन उस गार्ड ने कमरे से बाहर निकाल दिया। अब नैना कमरे में अकेले उस व्यक्ति के साथ थी। हे भगवान, क्या नैना को दोबारा उस व्यक्ति के साथ मजबूरन कुछ करना पड़ेगा? नैना सोनू को बाहर निकालते देख दंग रह गई थी। वो समझ गई थी कि ये इंसान जो अभी अभी कमरे में आया है, वो उन्हें बचाने नहीं आया है, बल्कि वही उन काले कपड़ों में खड़े लोगों का बॉस है, या यूं कहें कि उस गैंग का लीडर है। नैना इसी सोच में डूबी थी और तभी दरवाजा एक बार फिर बंद हुआ। वो आदमी नैना की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके हाथ ओवरकोट की बटन को एक एक कर खोलने लगे। बटन खुलने के बाद ओवरकोट के अंदर की काली शर्ट अब दिखने लगी थी। ये देख नैना ने अपने शरीर को फुर्ती के साथ कई कदम पीछे खींच लिया। वो पीछे हटते हुए लगातार पूछती जा रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं कि कुछ भी गलत करने की सोचना भी मत। तुम नहीं जानते कि मैं जूडो और कराटे में एक्सपर्ट हूं। नैना की ये बात सुन आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपनी भौएं हल्की ऊंची करते गंभीर और आकर्षक आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? नैना ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, वो पहचानती है। नैना की ये प्रतिक्रिया देख और सुनकर आनंद खुश हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो इसे एक सुखद आश्चर्य मानकर सोचने लगा कि इतने टाइम के बाद भी नैना ने उसे याद रखा है। हालांकि आनंद की ये खुशी
ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही पलों में उसकी खुशी गायब हो गई। उसके अरमानों के टुकड़े हो गए और चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। ऐसा होने के पीछे की वजह थी नैना। जब आनंद ये सोचकर खुश हो रहा था कि नैना ने उसे इतने टाइम बाद भी पहचान लिया, तभी नैना ने आनंद से कहा कि हाँ, वो उसे पहचानती है। नैना ने कहा, तुम वही इंसान हो जिसने कल रात मेरे साथ जोर जबरदस्ती की थी। इसके अलावा तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा और तुमने मेरे इनर गारमेंट को दरवाजे के बाहर उस मूर्ति पर रखवाया। इसके बाद नैना ने दांत पीसते हुए आनंद की तरफ देखा और कहा, घटिया, नीच आदमी, अगर तुम मिट्टी में मिल गए होते तब भी मैं तुम्हें पहचान लेती। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।